नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात जो प्रैक्टिकल के वाइवा होता है प्रैक्टिकल का, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इस वीडियो में 40 के आसपास या उससे भी अधिक क्वेश्चन है। तो अगर इतना को पढ़ लेते हैं तो आपका जो वाइवा है बहुत बेहतर जाएगा। ये बोल सकते हैं कि 100% भी आ सकते हैं आपका वाइवा में। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ वीडियो जो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ज़्यादा खास है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ऐसा है सभी क्लास के लिए वही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल 11वीं 12वीं बीएससी फर्स्ट सेकेंड फाइनल एमएससी का जो 2 ईयर या 4 सेमेस्टर वाला है उनके लिए चारों सेमेस्टर सभी में होता ही है। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो हमारे क्षेत्र में बीएससी सेकेंड ईयर में वो जो वाइवा है, या ये बोल सकते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल कराते हैं उसी प्रैक्टिकल से प्रश्न लिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर ज़्यादा खास है उसके लिए। लेकिन जो 90% जो प्रश्न है वो सभी क्लास के लिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उदाहरण के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है वो सब क्लास के लिए रहता है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो वाइवा में पूछने वाला जो है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहला तो प्रश्न है जो आपके सामने रखेंगे वो उद्देश्य, ये रख सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य अर्थात जो प्रैक्टिकल लिखे हैं उसका। तो आप मान लो 3 प्रैक्टिकल लिखे हैं या 4 लिखे हैं, सेकेंड ईयर में ज़्यादा 4 लिखते हैं, हमारे क्षेत्र में बता रहा हूँ। तो मैंने 4 प्रैक्टिकल लिखे हैं तो फिर चारों का आपको उद्देश्य मालूम रहना चाहिए। पूछ दिए कि आप प्रैक्टिकल क्रमांक पहला लिखे हैं उसका उद्देश्य बताइए, या दूसरा लिखे हैं, तीसरा लिखे हैं, चौथा लिखे, जो भी, तो सभी जो भी लिख रहे हैं उसका उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए। अगला जो प्रश्न उभर कर आता है वो है फार्मूला, सूत्र। तो आप जो प्रैक्टिकल लिखे हैं उसमें जो कंपाउंड है उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कोई ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसका फार्मूला, ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो अगर इसका कॉपी में लिखे या कहीं पर है इसका यूज हो रहा है प्रैक्टिकल के लिए तो इसको लिखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का तो यूज़ होता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो आप कोई भी क्लास की बात करें। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज होता है क्रियात्मक समूह परीक्षण के लिए। और जो आप प्रैक्टिकल में लिखे हैं वो सब मालूम होना चाहिए। और साथ साथ अन्य जो यौगिक है उसका भी आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला। तो कम से कम 20-25 ऐसे प्रमुख यौगिक जो फार्मूला देखेंगे तो उसको लास्ट में देखेंगे जो कि पूछने जाने वाला है। अगला जो है प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस या विधि कि किस तरह से आपने उस प्रैक्टिकल को किए। तो आप जो लिखे हैं उसका आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का एक है, ये एक प्रैक्टिकल है, दिए गए कार्बनिक यौगिक पहचान करना। मान लो इसको आप लिखे हैं तो इसको आप मालूम होना चाहिए कि कितने स्टेप में आपने किए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षण या प्राइमरी टेस्ट करते हैं। तो प्राइमरी टेस्ट में भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ये सब टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ज्वाला परीक्षण कैसे कैसे किए हैं इसको, तो इसको हम आगे नेक्स्ट में देखें। संतृप्तता परीक्षण, तत्वों का परीक्षण, फिर क्रियात्मक समूह परीक्षण, और उसके बाद 6वां जो है विशिष्ट परीक्षण, स्पेसिफिक टेस्ट। इस तरह ये वाला जो है फंक्शनल ग्रुप है, 5वां फंक्शनल क्रियात्मक समूह। तो इस तरह से इसका एक प्रोसेस है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो प्रैक्टिकल के हैं कि इतने प्रोसेस में आपने किए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एलिफैटिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। तो एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक पहचान, ये जो है दिए गए कार्बनिक यौगिक को स्पेचुला में लेकर जलाते हैं। अगर काला धुआं के साथ जला तो एरोमेटिक,
लेकिन अगर सफ़ेद धुआं या बिना धुआं के जला तो उसको बोलते हैं एलिफैटिक। काला धुआं के साथ जला तो एरोमेटिक, और बिना धुआं या फिर सफ़ेद धुआं के साथ जला तो उसको बोलेंगे एलिफैटिक। और इसका जो प्रैक्टिकल है उसका वीडियो है मेरे इस चैनल में, तो उसको जाकर आप देख लेंगे कि मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको पूरा क्लियर होगा कि एरोमेटिक में किस तरह से एकदम ब्लैक कलर निकलता है, ब्लैक धुआं, और एलिफैटिक में किस तरह से वाइट धुआं निकलता है। उसको आप प्रैक्टिकल और किस तरह से करते हैं इसको भी आपको ये समझ आएगा। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेंगे, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। तो ये हुआ एलिफैटिक एरोमेटिक। अगला जो है नेक्स्ट जो है संतृप्तता परीक्षण। तो संतृप्तता परीक्षण कैसे करते हैं, तो अगर पूछते हैं तो आप दिए गए कार्बनिक यौगिक के जल विलयन में कुछ बूंद KMnO4 डालें। अगर गुलाबी रंग उड़ गया तो असंतृप्त यौगिक, लेकिन अगर नहीं उड़ा तो संतृप्त यौगिक। तो इस तरह से आपको बतानी है क्या होता है। अगर असंतृप्त यौगिक है जो आप प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तो क्या होता है, जो KMnO4 डालने पर उसको रंग बना देते हैं, रंगहीन। इस कारण इसको बोला जाता है गुलाबी रंग, उसका जो पिंक कलर होता है KMnO4 का वो उड़ जाता है तो और रंगीन हो जाता है। इस कारण इसको गुलाबी रंग उड़ गए या नहीं उड़ा इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न है जो कि असंतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं, तो असंतृप्त यौगिक जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल या कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक हो तो उसको असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। और कार्बन और कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक हो उसको संतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त। बताया संतृप्त और असंतृप्त को, तो वही है इसका। अगला जो है सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, तो सोडा निष्कर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेंगे। तो इसको देख लें, सोडा निष्कर्ष बनाते हैं, उसको लेस्ले परीक्षण भी बोलते हैं। तो बनाते कैसे हैं, एक सूखी दहन नली को उसमें एक छोटा सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा, ठोस अगर है तो मटर के दाने के बराबर द्रव 2-3 बूंद उसमें दहन नली में डाल देते हैं। अब दहन नली को लोहे के चिमटे से पकड़कर धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे सोडियम पिघल जाता है। पिघलने के बाद दहन नली को तेज़ी से गर्म करते हैं जिससे वो रक्त तप्त हो जाए। अब एक पार्सलिन की प्याली में जिसमें 10 ml आंसू जल डिस्टिल वाटर है उसमें उस नली को गिरा देते हैं जिससे नली टूट जाता है। अगर नहीं टूटा तो कांच की छड़ से दहन नली को हम तोड़ देते हैं। उसके बाद अगर बीकर में लिए हैं तो बीकर, पार्सलिन प्याली में लिए हैं तो पार्सलिन प्याली को इतना गर्म करते हैं कि वो जो द्रव है वो उबलने लगता है। करीब 5 मिनट तक उबालने के पश्चात उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद जो प्राप्त हुआ वही कहलाता है सोडियम निष्कर्ष। लिक्विड फॉर्म में जो छानने के बाद हमें मिला वही कहलाता है सोडियम निष्कर्ष या सोडियम निष्कर्ष। तो इस निष्कर्ष का उपयोग किस लिए करते हैं, तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के परीक्षण में करते हैं। ठीक, तो सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसलिए उसको फिल्टर पेपर से दबाकर सुखाते हैं प्रैक्टिकल करने से पहले। अगला जो है क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो क्रियाशील होते हैं एवं उस यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अगला जो है कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह के नाम, तो कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रो, एमाइड, हाइड्रोकार्बन, ये जो है क्रियात्मक समूह, प्रमुख क्रियात्मक समूह। और कुछ प्रमुख यौगिक एवं उनके क्रियात्मक समूह, जैसे कुछ पूछ दिए, मान लो आपको पूछ दिया ऑक्जेलिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो मालूम होना चाहिए। या फिर कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह किस यौगिक में होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये सब को देखेंगे अभी जितने भी क्रियात्मक समूह के नाम देखे उसमें सब। तो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कौन कौन से यौगिक में पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब प्रमुख यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अगला जो है फिनोलिक क्रियात्मक समूह, तो
फिनॉलिक क्रियात्मक अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये सब जिसमें फिनॉलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह अगला ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, नाइट्रो समूह में नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ये सब है। एमाइड क्रियात्मक समूह यूरिया, बेंजामाइड, एसिटामाइड, ऑक्सामाइड, ये सब है जिसमें एक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह तो नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब है जिसमें पाया जाता है। तो इसको दोनों तरह से आप रेडी रहेंगे। मान लो पूछ दे कि कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाए जाने वाले कुछ यौगिक का नाम बताओ, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थाइलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। या फिर ये सीधा पूछ दे कि नाइट्रोबेंजीन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो नाइट्रो। नैप्थलीन में कौन सा क्रियात्मक समूह, तो हाइड्रोकार्बन। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप दोनों तरह से इसको एकदम रेडी रखेंगे, इस तरह से याद होनी चाहिए। अब अगला जो है प्रैक्टिकल से संबंधित, तो कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण क्या है, एक परखनी में सोडियम बाइकार्बोनेट का जल यौगिक लेकर उसमें दिए गए कार्बनिक पदार्थ की थोड़ी मात्रा डालते हैं, तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलता है। तो एक कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण है। तो इस परीक्षण का वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ। तो जो है क्रियात्मक समूह जो है ना, जैसे यहाँ पर हमने क्रियात्मक समूह देखे, ये सब क्रियात्मक समूह हैं। कार्बोक्सिलिक, फिनॉलिक, नाइट्रो, एमाइड, हाइड्रोकार्बन, ये जो प्रमुख क्रियात्मक समूह, ये सब का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो भी इस चैनल में है। वो वीडियो भी उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं, किस तरह से CO2 गैस निकलता है, उसको झाग के साथ निकलता है। मस्त देखना जरूर उस वीडियो को। उसके बाद अगला जो है फिनॉलिक समूह का परीक्षण। तो दिए गए पदार्थ के जलीय अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के 2-3 बूंद डालने पर हरा नीला गुलाबी रंग आता है। तो इसको भी जाकर देखना प्रैक्टिकल में। तो क्या है, पदार्थ के अल्कोहल में फेरिक क्लोराइड डाले, उसके बाद एकदम हरा नीला रंग आ गया था। तो आप उसको जाकर भी देख लेंगे। अगला जो है नाइट्रो क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे करते हैं। तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा 1 ml NaOH के साथ अच्छे से मिलाते हैं, जिससे क्या है वो पीला रंग हो जाता है। ठीक, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को 1 ml NaOH के साथ अच्छा से मिलाता है, जिससे पीला रंग आता है। नहीं आता तो उसको थोड़ी देर गर्म भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ी देर में पीला रंग आता है। तो नाइट्रो समूह का परीक्षण इस तरह से पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को 1 ml NaOH के साथ अच्छे से मिलाकर हिलाते हैं, तो पीला रंग आता है, उसका परीक्षण है। एमाइड समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। तो दिए गए पदार्थ की थोड़ी मात्रा को NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो अमोनिया गैस निकलती है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो नाइट्रो में 1 ml लेते हैं, जबकि एमाइड में ठोस NaOH को लेते हैं। तो ये दोनों अंतर है। अगला है कार्बोहाइड्रेट समूह परीक्षण, या इसको मालिश परीक्षण बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, तो दिए गए पदार्थ की 2 ml जल में बराबर मात्रा में मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं। परख नली की दीवार के सारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। दोनों द्रव के मिलने के स्थान पर लाल भूरा रंग का रिंग बनता है। जैसे मान लो ये परख नली है, इसमें जो पदार्थ लिए उसको 2 ml जल में घोले, इसके बाद फिर इसमें हमने मालिश अभिकर्मक डाल दिए, मालिश अभिकर्मक। उसके बाद फिर इस परख नली के दीवार के सहारे इस तरह से H2S4 डाले, कैसा सांद्र H2S4 डाले। तो क्या होगा, जहाँ पर भी ये द्रव मिलेगा इस तरह से भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का इस तरह से रिंग बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मालिश परीक्षण या कार्बोहाइड्रेट समूह के लिए परीक्षण होता है। अगला है सोडा निष्कर्ष क्यों बना जाता है। तो सोडा निष्कर्ष नाइट्रोजन, सल्फर एवं हाइड्रोजन का परीक्षण करने के लिए सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम निष्कर्ष बनाने में सोडियम धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका कारण जो है, सोडियम धातु का प्रयोग करने का कारण है, पहला बहुत क्रियाशील होने के कारण कार्बनिक यौगिक से शीघ्रता से क्रिया कर लेता है। दूसरा, इसका गलनांक कम है। तीसरा, इसके लवण रंगहीन व जल में घुलनशील होते हैं। अगला, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो इसका कारण है,
सोडियम ज्वलनशील पदार्थ है और जल एवं हवा दोनों से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है। इस कारण सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम सोडियम के स्थान पर पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम का उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ खतरनाक है और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बहुत कम क्रियाशील होने के कारण उपयोग में नहीं ला जा सकते। अगला प्रश्न, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जलाने पर धुएंदार ज्वाला क्यों देता है? तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक के एक अणु में कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में एक अणु में कार्बन की प्रतिशत अधिक होने के कारण धुएंदार ज्वाला देता है। अगला जो प्रश्न है, क्वथनांक क्या है? तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक, जैसे पानी को उबालते हैं, इसमें पानी है, इसको हम अगर उबालते हैं तो जितना भी ताप पर ये उबलने लगे उसको बोलेंगे इसका पानी का क्वथनांक। अगला जो है, गलनांक क्या है? किसी ठोस पदार्थ का निश्चित तापक्रम जिस ताप पर वो पदार्थ गलने लगता है उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक, तो कोई ठोस पदार्थ है जितने टेम्परेचर पर गलना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। अगला प्रश्न है जो है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है। ठीक, तो ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस को अगर गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव में आता है, उसके बाद फिर वो लास्ट में गैस में परिवर्तित हो। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस है उसको गर्म करेंगे द्रव नहीं बनेगा बल्कि सीधा गैस बन जाएगा। ठीक, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इस उदाहरण की कौन सा है? कपूर इसका उदाहरण है। अगला है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक अगर क्या है, बीएससी सेकेंड ईयर में कोई कॉलेज में कराते हैं, कोई कॉलेज में इसको नहीं, इसके जगह में कोई दूसरा करा लेते हैं। तो अगर आप इसको कराए हैं, आप लिखे हैं, तो इसको वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक वाला को। लेकिन इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में जो है और इसका बीएससी सेकेंड ईयर का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका 4-5 क्वेश्चन है अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक से संबंधित, जिसको देख लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं अगर प्रैक्टिकल नहीं भी लिखे हों तब भी। अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या है? तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है। लवण के 2 भाग होते हैं, यहाँ पर 2 भाग होते हैं, भाग रहेगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनता है। लवण के 2 भाग होते हैं, वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक, और वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं, HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों मिलकर क्या बना? NaCl बना जो कि एक साल्ट है, और दूसरा जो है H2 है जो कि पानी। अब और NaCl एक, इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? Na और Cl, ये 2 भाग हुआ। तो Na किससे प्राप्त हुआ? Na यहाँ से प्राप्त हुआ जो कि क्या है? क्षार, तो Na को क्षारीय मूलक बोलेंगे। Cl किससे प्राप्त हुआ? Cl यहाँ से प्राप्त हुआ जो कि को क्या है? अम्ल है, तो इस कारण Cl को अम्लीय मूलक बोलेंगे। तो इस तरह से लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है उसको अम्लीय मूलक, क्षार से प्राप्त हो उसको क्षारीय मूलक कहते हैं। अगला जो है अकार्बनिक मिश्रण क्या है? तो 2 या 2 से अधिक लवण आपस में यदि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं अकार्बनिक मिश्रण। 2 या 2 से अधिक लवण जब मिलते हैं आपस में या मिला जाता है तो बोलते हैं अकार्बनिक मिश्रण। अकार्बनिक मिश्रण को विलय करने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो HCl। अब नेक्स्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लीय मूलक का परीक्षण करते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड्स, एसीटेट, ये सब जो है का परीक्षण करते हैं तनु H2SO4 से।
और सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से किसका परीक्षण करते हैं? कौन से अम्लीय मूलक? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट का परीक्षण करते हैं। अगला जो है Na2CO3 क्षनित किया है, तो Na2CO3 क्षनित है। अम्लीय मूलक परीक्षण करने के लिए Na2CO3 क्षनित बनाया जाता है। एक भाग मिश्रण में 3 भाग Na2CO3 मिलाकर जल के साथ 10 मिनट तक उबालते हैं तथा छान लेते हैं। छानने से प्राप्त क्षनित Na2CO3 क्षनित है। तो Na2CO3 क्षनित क्यों बनाया जाता है? अम्लीय मूलक का परीक्षण के लिए। अगला जो है परीक्षण के लिए किन अम्लीय मूलक की परीक्षण के लिए अम्लीय मूलक को कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो 4। तो पहला तनु अम्लीय मूलक के समूह, दूसरा सांद्र अम्ल समूह के मूलक, तीसरा विशेष मूलक समूह और चौथा व्यतिकारी मूलक। तो तनु अम्लीय मूलक जो इसके जस्ट ऊपर में देखिए ये वाला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किन अम्लीय मूलक? तनु अम्लीय मूलक समूह ये सब रहेगा, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, एसीटेट। दूसरा सांद्र अम्ल के लिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट ये सब रहेगा। तो ये प्रश्न क्रमांक इसको नहीं देखना है, ऊपर जाकर देखना है। तो 4 भाग में 2 भागों हुआ, तनु अम्ल समूह वाला एक, दूसरा सांद्र और तीसरा विशेष मूलक में सल्फेट और थायोसल्फेट हुआ। अगला जो है व्यतिकारिक मूलक में ऑक्जेलेट, बोरेट और फ्लोराइड, फास्फेट ये सब जो है अम्लीय मूलक को 2 मूलक होते हैं, एक क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलक कितने समूह में भागित किए गए? 4। तनु अम्लीय मूलक, सांद्र अम्ल, विशेष मूलक समूह और व्यतिकारिक मूलक। और अगला जो व्यतिकारिक मूलक क्या है? तो वो अम्लीय मूलक जो क्षारीय मूलक के परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यतिकारक मूलक कहलाते हैं। अगला जो है व्यतिकारी मूलक द्वितीय समूह तक बाधा क्यों नहीं डालते हैं? तो व्यतिकारिक मूलक द्वितीय समूह तक अम्लीय माध्यम में विलय होते हैं, अतः इनके लवण द्वितीय समूह तक अवक्षेपित नहीं होते, इस कारण बाधा नहीं डालते। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है? तो एक सांद्र H2SO4 द्वारा जो सेकेंड अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो परीक्षण है A1, इसमें तो इसमें क्या है? क्लोरीन है, क्लोराइड आयन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसका जो है कन्फर्मेशन टेस्ट है वो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ठीक, तो यह क्लोराइड मूलक का कन्फर्मेशन टेस्ट है। मिश्रण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं, जिसे क्रोमिल क्लोराइड की लाल वाष्प निकलती है। इन वाष्प को NOH विलयन में प्रवाहित करते हैं तथा विलयन में लेड एसीटेट विलयन मिलाते हैं, जिससे पीला अवक्षेप आता है। तो इस तरह से इसको करना है। अगला दहन नली एवं सोडियम का टुकड़ा पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, क्यों? तो यदि ये सोडियम का टुकड़ा या दहन नली गीली होगी तो सोडियम का टुकड़ा जल से क्रिया करके विस्फोट करेगा, इस कारण सूखी होनी चाहिए। इन्हें क्षरित बनाने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग क्यों नहीं करते? तो नल या कुएं के जल में क्लोराइड आयन पहले से उपस्थित रहता है, अतः साधारण जल में Na का या सोडियम का क्षनित बनाने से सील तत्व की भी परीक्षण मिलेगा। क्षारीय मूलक परीक्षण, अगला जो है क्षारीय मूलक परीक्षण का वर्गीकरण जो है, क्षारीय मूलक जो है उसको भी वर्गीकरण किया गया है 7 समूह में, जिसमें एक 0 समूह, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, इस तरह से समूह में। तो इसको आप याद रखना कि जैसे पूछ देता है वाइवा में शून्य समूह में कौन सा क्षारीय मूलक है, तो वहाँ पर आप इसको बताएं ONH4+ करके अमोनियम। प्रथम समूह में है तो लेड Pb2+, द्वितीय समूह में Cu2+, As3+, तृतीय समूह में Fe3+, एल्युमिनियम 3+ है। चतुर्थ समूह Zn2+, Mn2+, Ni2+, CO3+। और 5वां समूह तो Ba2+, Sr2+, Ca2+। 6वां समूह Mg2+। इस तरह से आपको ये याद रखना है कि क्षारीय मूलक है उसको कितने समूह में बांटा गया है, तो 7 समूह। तो प्रत्येक समूह का जो भी है आयन है मूलक, उसको आपको याद रखना है।
अगर पूछ देता है मान लो 5वां समूह में कौन सा क्षारीय मूलक है, नाम बताइए, तो आपको बोलना है बेरियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब करके। तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। अगला जो है जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो जालक ऊर्जा वह ऊर्जा जो एक मूल ठोस आयनिक यौगिक को गैसीय आयन में पूर्ण रूप से विभक्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। अगला जो है क्रोमेटोग्राफी विधि का क्या उपयोग है? तो किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत क्या है? अकार्बनिक अणुओं का पृथक्करण कर उनकी किसी एक विशेष कार्बनिक विलायक में अलग अलग विलेयता पर आधारित है। आरएफ मान क्या है? तो मिश्रण के किसी एक आयन या अवयव द्वारा तय की गई दूरी एवं विलायक द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को उस आयन का आरएफ मान कहते हैं। क्या है? आरएफ मान बराबर आयन द्वारा चली गई दूरी, आयन द्वारा चली गई दूरी अनुपात विलायक द्वारा चली गई दूरी, विलायक द्वारा चली गई दूरी। तो ये हुआ आरएफ मान। नेक्स्ट जो है प्रश्न क्रमांक नहीं देखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो प्रश्न है कुछ प्रमुख यौगिक है और उसके सूत्र है, तो इसको याद रखना जरूरी सभी जितने भी है इसमें, क्योंकि पूछते ही हैं वाइबा में और मालूम भी होना चाहिए। तो पहला जो है फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH। एसिटिक एसिड CH3COOH। टार्टरिक एसिड C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड COOH इंटू 2H2, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है C2H2O4। अगला जो है बेंजोइक एसिड, तो C6H5COOH। बेंजोइक एसिड जो है इस तरह से, और यहाँ पर COOH बेंजोइक एसिड। अगला थाइलिक एसिड, तो थाइलिक एसिड यहाँ पर देख सकते हैं C8H6O4। एथिल एल्कोहल C2H5OH मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल यहाँ पर देख सकते हैं CH3OH। फिनॉल C6H5OH फिनॉल, फिनॉल जो है इस तरह से 6,6H5OH, ये हुआ फिनॉल। नेक्स्ट जो है अगला अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल दोनों का फार्मूला C10H7OH है, सेम है। दोनों में अंतर क्या है? इसका स्ट्रक्चर अंतर है बस, तो इसको देख लेते हैं। OH यहाँ पर ये अल्फा नेप्थॉल है, ठीक। अगर सेम स्ट्रक्चर रहेगा और ये वाला जो OH है यहाँ पर रहेगा तो उसको बोलेंगे बीटा नेप्थॉल, बाकी फार्मूला सेम है। नेक्स्ट जो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ग्लूकोज 6,6H12O6, सुक्रोज का C12H22O11, नेप्थलीन C10H8, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन C6H4NO2 ट्वाइस, NO2 इसमें डबल रहेगा पहला और तीसरा पोजीशन पर, कि इसमें बेंजीन रिंग में, इसको भी देख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है तो ये पहला पोजीशन, यहाँ पर एक NO2 रहेगा और ये तीसरा यहाँ पर एक, तो इसको बोलते हैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। अगला जो है यूरिया, तो NH2CO NH2, एनिलीन C6H5NH2। नेक्स्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरह से इसमें हमने BSc सेकेंड ईयर को ज़्यादा विशेष लेकर, क्योंकि कुछ
ऐसे प्रैक्टिकल थे जो बीएससी पे सेकेंड ईयर के लिए कराए, बाकी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो सभी के लिए थे। तो बीएससी सेकेंड ईयर को विशेष लेकर, खास लेकर उसके लिए क्वेश्चन बनाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इस चैनल के द्वारा आपको जैसे बीएससी में इस साल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस वीडियो को भी देख लेंगे और उस वीडियो से यूनिट वाइज है वो, तो हर एक यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 से 6 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें से आना ही आना है, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो उस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा उस वीडियो के, तो आप उसको जाकर देख लेंगे। और बीएससी सेकेंड ईयर का पिछले कुछ साल का, 3 साल का 2021, 2022, 21 और 2023 का जो प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी डाल दूंगा। तो उस वीडियो को जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको जाकर ज़रूर देख लें, तो आपको इससे बेनिफिट होगा। तो कितना वीडियो होगा? एक वीडियो जो है एरोमेटिक या एलिफेटिक पहचान वाला हो गया, दूसरा वीडियो क्रियात्मक समूह वाला हो गया, तीसरा वीडियो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और चौथा जो कि मोस्ट है इस साल आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो ये चारों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर ज़रूर देख लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो बीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।